नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 24, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर करने में सहायक होंगे। तो आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं एक बार आंसर कमेंट करें। साथियों, यहाँ पर जो पूछा गया है विषम लिंगी अर्थात विपरीत लिंग के प्रति, लड़का होगा तो लड़की के प्रति और लड़की होगी तो लड़के के प्रति। साथियों, जो ऐसा जो आकर्षण होता है विपरीत लिंगों के प्रति, विषम लिंगी आकर्षण, वो किशोरावस्था में पाया जाता है। साथियों, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर साथियों आपको यहाँ पर विषम लिंगी की जगह समलिंगी देखने को मिल जाता, अर्थात समान लिंगों के प्रति, लड़के का लड़के के प्रति और लड़की का लड़की के प्रति, तो वो जो होता है आकर्षण, समलिंगी आकर्षण, समान लिंगी के प्रति आकर्षण, वो बाल्यावस्था में पाया जाता है और विषम लिंगी किशोरावस्था में पाया जाता है। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? अर्थात ये जो युग्म दे रखे हैं इनमें से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, फ्रॉयड ने दिया। ऑप्शन बी नैतिक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग से। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे। ऑप्शन डी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, स्किनर। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, यहाँ पर जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है बिल्कुल, और उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, बिल्कुल सही है। नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 3 स्टेजेज बताई है और 6 अवस्थाएं बताई है। साथियों, 3 स्तर इन्होंने बताया और 6 अवस्थाएं बताई है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, बिल्कुल सही है। साथियों, यहाँ पर जो मनोसामाजिक विकास है, साथियों मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया। साथियों, ये जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है वो एरिक्सन महोदय ने दिया है। किसने दिया है साथियों? एरिक्सन महोदय ने दिया है। आप सभी साथी ध्यान रखें। तो ये हमारा जो युग्म है गलत हो गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया। साथियों, किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है, और इन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई। साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम के कौन से नियम को प्रसन्नता व दुख का नियम कहा जाता है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी साहचर्य परिवर्तन का नियम। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, पर जो अधिगम के नियमों का जो प्रतिपादन किया था, अधिगम का जो नियम था उसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। उन्होंने मुख्य नियम 3 बताए थे और गौण नियम 5 बताए थे। साथियों, मुख्य नियम जो प्रसन्नता व दुख का नियम था वो प्रभाव के नियम को कहते हैं। किसके नियम को कहते हैं साथियों? प्रभाव के नियम को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साथियों जो परिणाम आता है बालक का किसी भी चीज़ का, किसी भी कार्य को करने के बाद जो प्रभाव या परिणाम होता है, अगर परिणाम अच्छा होता है तो बालक उससे प्रसन्न हो जाता है। अगर परिणाम उसके अनुकूल नहीं होता है, उसके विपरीत होता है, तो वो दुखी हो जाता है। साथियों, इसी प्रभाव के नियम को हम संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखिए। पिछली जो रीट की एग्जाम हुई थी 2017 वाली, उसमें पूछा गया था उपयोग व अनुपयोग का नियम किसे कहते हैं? और उपयोग व अनुपयोग का जो नियम है साथियों अभ्यास के नियम को कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखिए। अधिगम के जो मुख्य नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, आप अच्छे से कवर कर लें। और हमारे चैनल पर भी इससे संबंधित कक्षाएं डाली जा चुकी है अधिगम के नियम मुख्य रूप से। आप सभी साथी एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा। यह उदाहरण है ऑप्शन ए उद्दीपक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी अनुक्रिया सामान्यीकरण, ऑप्शन सी उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण, ऑप्शन डी न तो उद्दीपक सामान्यीकरण और न ही अनुक्रिया सामान्यीकरण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक सामान्यीकरण। साथियों, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? जो हम मूल उद्दीपक के प्रति क्रिया करते हैं, यही अनुक्रिया हम उसके मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के साथ करने लग जाते हैं, तो वो उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। अर्थात हम नियम बना लेते हैं
और उस नियम का प्रयोग करने लग जाते हैं। अर्थात साथियों एक तरीके से हम सामान्यकरण कर लेते हैं, सामान्य नियम बना लेते हैं। जैसे उसको बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभा, उसने सोचा जो लाल प्रकार की सभी चीज़ें होती है वो दर्द देती है, अर्थात उसमें चुभन का महसूस होता है, उसको चोट पहुंचती है। तो आगे चलकर जब लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देख रहा है, अर्थात उसने उद्दीपक सामान्यकरण कर लिया। पहला उद्दीपक था लाल गुलाब का कांटा, यहाँ पर लाल प्रकार का उससे मिलता जुलता अन्य उद्दीपक जैसे देखता है वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है उसी प्रकार का। तो ये क्या है, हमारा उद्दीपक सामान्यकरण से संबंधित है साथियों। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेल्डन के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति शामिल होते हैं? ऑप्शन ए शक्तिहीन, दुबले पतले, संकोची, अंतर्मुखी। ऑप्शन बी मजबूत, सक्रिय, परिश्रमी तथा फुर्तीले। ऑप्शन सी मोटे, कोमल तथा गोल शरीर वाले, आराम पसंद। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर जो सेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो शारीरिक घटना के आधार पर किया था, शारीरिक जो संरचना होती है उसके आधार पर किया था। और उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए साथियों। कौन कौन से? जिसे हम कहते हैं एक्टोमॉर्फी, मीसोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी, या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें लंबाकृति, आयताकृति और गोलाकृति। साथियों यहाँ पर जो बात की गई है एंडोमॉर्फिक की, व्यक्तित्व की बात की गई है। एंडोमॉर्फिक जो व्यक्ति होते हैं वो गोलाकृति कहलाते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं? गोलाकृति होते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है साथियों, ये क्या होते हैं? मोटे, कोमल तथा गोल शरीर वाले तथा इनको आराम पसंद होता है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों। जब हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। आप सभी साथी बस धैर्य बनाए रखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक बालक किसी परीक्षण को बार बार देता है तब भी उसके प्राप्तांकों में अधिक अंतर नहीं आता है, अर्थात अधिक अंतर न आए, तो परीक्षा के इस गुण को कहते हैं। कोई बालक किसी परीक्षा को बार बार दे फिर भी उसके जो अंक प्राप्त करता है उसमें अंतर नहीं आए, तो इस प्रकार के गुण को हम क्या कहते हैं? एक बार ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी विभेदकारी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इस प्रकार के गुण को हम कहते हैं विश्वसनीयता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों। जब बालक बार बार परीक्षा देता है उसके प्राप्तांकों में अंतर नहीं आता है, एक ही परीक्षा में जब परीक्षा देता है तो उसमें अंक में अंतर नहीं आता है, यही गुण विश्वसनीयता कहलाता है। साथियों वैधता का गुण क्या होता है? जिसके मापन के लिए जिस उद्देश्य से वो परीक्षा बनाई गई है उस उद्देश्य की पूर्ति करती है तो वो वैधता होती है। वस्तुनिष्ठता वो होती है जब कॉपी जांच करते समय या फिर बालक उत्तर देते समय अपनी भावनाओं में नहीं बह जाए, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का अंतर ना आ सके, अर्थात जिस के उद्देश्य से जो अंतर है उनमें, जिस उद्देश्य से परीक्षा ली जा रही है, परीक्षा के जांच रहा है शिक्षक, उस समय वो किसी भी प्रकार का पक्षपात न कर सके। आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा ही होगा, नहीं तो गलत होगा। इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो वस्तुनिष्ठता से संबंधित होते हैं। विभेदकारी का मतलब है साथियों सामान्य जो छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र है, उनमें अंतर स्थापित कर सके, अंतर वर्गीकरण कर सके साथियों। तो ये विभेदकारी गुण से संबंधित है। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी थ्रस्टन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों क्या आंसर हो सकता है इसका? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत था वो गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। त्रिआयामी या फिर आपको देखने को मिल सकता है त्रिविमीय सिद्धांत। आप सभी साथी कंफ्यूज न हो साथियों, बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत था वो गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। और आपको त्रितंत्रात्मक देखने को मिल जाए साथियों, त्रितंत्रात्मक। कई साथी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, त्रितंत्रात्मक और त्रिआयामी सिद्धांत। साथियों दोनों अलग अलग सिद्धांत है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है और त्रितंत्रात्मक जो सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग ने दिया है साथियों। आप सभी साथी ध्यान रखें, ठीक है साथियों। जब हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे तब इन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी ब्लूम, ऑप्शन सी कैटल, ऑप्शन डी टर्मन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, इस प्रकार का जो कथन है ब्लूम महोदय ने कहा था। किसने कहा था? ब्लूम ने। ऑप्शन नंबर बी
साथियों ब्लूम महोदय का मानना था कि बुद्धि जैसा कोई तत्व होता ही नहीं है व्यक्ति में। इन्होंने आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दिया था साथियों। ठीक है साथियों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्य रूप से शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों जो शैक्षिक तकनीक होती है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्रकार होते हैं। कठोर शिल्प उपागम, कठोर शिल्प उपागम, दूसरी होती है कोमल शिल्प उपागम, और तीसरी जो होती है प्रणाली शिल्प उपागम। साथियों जो कठोर शिल्प उपागम होती है उसको हार्डवेयर उपागम भी कहते हैं, कोमल शिल्प उपागम को सॉफ्टवेयर उपागम भी कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मापन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सामान्यतः विद्यार्थियों के अंक के प्रदर्शन से होता है। साथियों मापन का जो संबंध होता है वो विद्यार्थियों के अंक के प्रदर्शन से होता है। ऑप्शन बी निर्धारित समय पर होता है मापन। ऑप्शन सी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी निरंतर रूप से होता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों यहाँ पर मापन के बारे में पूछा गया है और मापन जो होता है अंक के प्रदर्शन से संबंधित होता है। बिल्कुल सही कथन है साथियों। ऑप्शन बी निर्धारित समय पर होता है। बिल्कुल मापन जो होता है बिल्कुल निर्धारित समय पर किया जाता है। जो परीक्षाएं होती है हमारी वो निर्धारित समय पर ही होती है साथियों। ऑप्शन सी वस्तुओं को मात्रा के रूप में प्रकट करने की, वस्तुओं को मात्रा के रूप में प्रकट करता है साथियों। बिल्कुल साथियों जो मापन होता है वो निरंतर रूप से नहीं होता है। मापन जो होता है वो एक निर्धारित समय में होता है, मूल्यांकन होता है निरंतर रूप से। तो साथियों तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें प्रश्न का। चलते साथियों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। आप सभी को प्रश्न कैसे लगे एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी ज़रूरतमंद साथी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सशक्त और मजबूत बना सके। तो साथियों हम DRB टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे तथा अपने माता पिताओं का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।